ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। योगी जी को जिस प्रकार से चारों तरफ से टाइट किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी अपनी योजनाएं यूपी में भेज रहे हैं, लेकिन यूपी की सरकार उसको लागू कराने में सक्षम नहीं है। क्या दिल्ली से विपक्ष को भी कोई इशारा मिल गया है क्या? इसीलिए अखिलेश जी अपना आराम से बैठे हैं क्या? तैयारी कर रहे हैं क्या अगले चुनाव में आने की और सरकार बनाने की? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दिल्ली और लखनऊ के बीच में इतनी तल्खियां बढ़ जाएंगी किसी ने सोचा नहीं था, और अब तो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के खासम खास मंत्री जी को संदेश आ रहा है। दिल्ली का विधायक जी कह रहे हैं कि अगर मोदी जी की योजना लागू नहीं हुई तो हम किसी को भी घेर सकते हैं, किसी का रास्ता भी रोक सकते हैं। मोदी जी की योजना है और मोदी जी की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए, उसका कार्य पूर्ण कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की जरूरत पड़ेगी, घेराव करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं रोकूंगा। तो दोस्तों ये संदेश तो सीधा मिल गया है, इसको किस तरह से देखा जाए? केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका और आपके दर्शकों का भी। जी केपी सर, किस तरह से देखा जाए दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई इस तरह की हो जाएगी, ये तो योगी जी ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि अब तो विधायक खुलकर सामने आ रहे हैं और योगी जी की परछाई कहे जाने वाले मंत्री जी को सड़क पर घेर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, और वो भी मोदी जी का नाम ले रहे हैं? नहीं, देखिए हिमांशु जी, इसको समझने के लिए आपको जो पिछले 10-15 दिन से प्रयागराज में चल रहा है, उससे पहले बनारस में चल रहा था, उसको थोड़ा समझना होगा बारीकी से कि अब लड़ाई खुल के आ गई है। जो पहले लड़ाई पर्दे के पीछे थी, जो दिल्ली की और लखनऊ की तल्खी हम लगातार पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि चल रही है, वो पर्दे के पीछे चलती थी और लोग कई बार हमारी भी आलोचना करते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, आप हवा हवाई करते हैं। अब वो खुलेआम चीजें दिखने लगी। अब आप अगर कल के संदर्भ में बात करते हैं कि जिस प्रकार से मंत्री जी का घेराव हुआ, मंत्री जी को घेर लिया, मंत्री जी को हाईजैक कर लिया, मंत्री जी को उनके विधायक के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया, और विधायक ने जिस प्रकार का व्यवहार मंत्री के साथ किया है, तो ये जताता है कि मंत्री को कहीं न कहीं से जो है आशीर्वाद है मुख्यमंत्री जी का, और विधायक को कहीं से चाबी भरी गई है। कहीं वो चाबी दिल्ली से तो नहीं भरी गई है, क्योंकि विधायक जो है मोदी जी की जो योजनाएं चल रही हैं उनको धरातल पे उतारने की बात कर रहे हैं, और सीधे सीधे अपनी ही पार्टी की सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। इसके मायने क्या है कि आप योगी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप मंत्री के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ये जताता है कि तल्खी इस लेवल तक बढ़ चुकी है कि पार्टी में और खासकर उत्तर प्रदेश में दो धड़े बन चुके हैं। ये तो मालूम था हमें कि बड़े लेवल पर दो धड़े बने हुए हैं और लोग बटे हुए हैं, एक खेमा योगी का है और एक खेमा अमित शाह का है, और जो दोनों डिप्टी सीएमओ अमित शाह के खेमे के हैं, पावर मिनिस्टर हैं वो दिल्ली के खेमे के हैं, और कई अधिकारी भी बटे हुए हैं, कोई दिल्ली के संपर्क में है, कोई लखनऊ के संपर्क में है। तो ये जो आपस की तल्खी है जो अब खुल के बाहर आ गई है, तो क्या अब साफ संदेश चला गया है जनता में भी कि कहीं न कहीं जो आंतरिक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, आने वाले समय में उसका फायदा विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को होने जा रहा है, जैसे लोकसभा में हुआ था। लोकसभा में विपक्ष को कितना बड़ा फायदा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इसके भी विश्लेषण की आवश्यकता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इसकी कोई चिंता नहीं है क्या?
तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आंतरिक मामले में इतना घिर चुकी है कि अब वो अपने नफे नुकसान का भी गणित नहीं लगा पा रही है। और इसके पीछे रणनीति क्या है कि एक दूसरे को निपटाने की रणनीति है, या योगी जी अपना सरवाइव करने के लिए, अपने अस्तित्व बचाए रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? क्योंकि दिल्ली ने निर्णय ये कर लिया है कि इनको निपटाना है और इनको चक्रव्यूह के अंदर घुसाना है। अब चक्रव्यूह के अंदर ये घुस कर निपट जाते हैं या नायक बन के निकलते हैं, ये मैं लगातार कह रहा हूं। लेकिन योगी जी को जिस प्रकार से चारों तरफ से टाइट किया जा रहा है, और खास तौर पर शंकराचार्य जी ने 40 दिन का समय उनको दिया है, तो आप ये समझिए कि इनको धार्मिक लेवल पे भी घेरने की कोशिश हो रही है, आपको आर्थिक मामलों में भी घेरने की कोशिश हो रही है, आपको सियासी मामलों में भी घेरने की कोशिश हो रही है, आपको योजनाओं के आधार पर भी घेरने की कोशिश हो रही है। आप ये दिखाना चाहते हैं कि हमने योजनाएं यूपी में भेजी हैं, प्रधानमंत्री जी अपनी योजनाएं यूपी में भेज रहे हैं, लेकिन यूपी की सरकार उसको लागू कराने में सक्षम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? विपक्ष की सरकारों पर आरोप लगता है कि हमने योजना भेजी, दिल्ली की सरकार पर जब केजरीवाल थे तब आरोप लगा, ममता बनर्जी पर गाये बगाए ये आरोप लगता है, उधर स्टालिन है, मतलब जितने भी विपक्षी खेमे के हैं उन पे ये आरोप लगता रहा है कि हम योजना भेजते केंद्र से, जनता को ये बताने की कोशिश करते हैं और ये लागू नहीं करते हैं, आपके हित की बात नहीं कर रहे। योगी जी भी वही कर रहे हैं, उसी कैटेगरी में आके खड़े हो गए। देखिए हिमांशु जी, आपने बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यानी कि दिल्ली ने अब उत्तर प्रदेश को भी विपक्षी सियासी दल की सरकार जैसे हो उस तरह का व्यवहार शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश के साथ। भाई हम तो योजनाएं भेज रहे हैं दिल्ली से, लेकिन प्रदेश लागू नहीं कर रहा है, प्रदेश उसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहा है, प्रदेश बजट नहीं कर पा रहा है। घर घर जो है जल योजना थी कि घर घर नल लगाएंगे, वो घर घर नल नहीं लग रहा है। विधायक का कहना है कि सड़कें खुदी पड़ी हैं, पाइपलाइन खुदी पड़ी है, काम ही नहीं हो रहा है। विधायक को एकाएक कैसे ज्ञान चक्षु खुल गए उनको पिछले 9 साल में समझ नहीं आया, और इलेक्शन से चंद महीने पहले उनको एकाएक कैसे याद आ गया? अभी कहाँ गए हुए थे वो विधायक तो वही थे, तो एकाएक कैसे उनको याद आ गया? तो ये जताता है कि शंकराचार्य का विवाद जैसे ही खत्म हुआ, 40 दिन का अल्टीमेटम जैसे ही दिया गया, वैसे ही ये कांड हुआ। मतलब ना आगे ना पीछे, टाइमिंग राजनीति में बड़े मायने रखती है। देखिए हिमांशु, मैंने आपको पहले ही कहा कि योगी को घेरने का जो मामला चल रहा है वो खाली एक तरफा या एक उससे पैटर्न पे नहीं चल रहा है। अलग अलग पैटर्न आपको दिखाई देंगे, राजनीतिक, सियासी, ऐतिहासिक। इतिहास की भी तो बात हो रही है, और आपको धार्मिक बातें भी हो रही हैं, सियासी बातें भी हो रही हैं, सियासी तौर पे कैसे निपटाया जाए विपक्ष को। आप ये देखिए, क्या विपक्ष जितना शांत बैठा है, कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी क्यों नहीं आ रही अखिलेश जी की तरफ से? अखिलेश जी खाली ट्विटर खेल रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ एग्रेसिव होके आ ही नहीं रहे। इसके क्या मायने हैं? क्या दिल्ली से विपक्ष को भी कोई इशारा मिल गया है क्या? इसीलिए अखिलेश जी अपना आराम से बैठे हैं क्या? तैयारी कर रहे हैं क्या अगले चुनाव में आने की और सरकार बनाने की? तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि जिस लेवल पे योगी को घेरा जा रहा है, मुझे लगता है ये आत्मघाती भी सिद्ध हो सकता है योगी के लिए शंकराचार्य को इग्नोर करना। शुरू में उन्होंने मामले को नहीं संभाला, इसलिए वो उनके गले की हड्डी बनता जा रहा है, और ऊपर जो है और भी मौके उनको मिल गए हैं योगी को घेरने की। पहली बार है कि आपने कहा, अमित शाह जी ने गुजरात में जाके कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ जो सरकारें काम करती हैं वो रिपीट नहीं कर पाती। जो साधु संतों का, शंकराचार्यों का जो सम्मान नहीं करती हैं, जो सम्मान नहीं कर पाती हैं, सम्मान बरकरार नहीं रख पाती हैं, ऐसी सरकारें रिपीट नहीं होती हैं। तो वो किन सरकारों की बात कर रहे हैं? क्या वो बांग्लादेश की सरकार की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की, या पश्चिम बंगाल की सरकार की बात कर रहे हैं?
वो तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं, जहां तक मेरे जैसे व्यक्ति का दिमाग काम करता है। तो ये जताता है कि योगी जी को चक्रव्यूह में घेरने के लिए तमाम षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अब योगी जी कितना उसमें घिरेंगे, क्या योगी जी उसको कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके लिए तो आपको इंतजार करना होगा। अच्छा, शंकराचार्य का मामला हो, उसमें भी योगी आदित्यनाथ घिर रहे हैं, और इधर जब मंत्री जी को रोड पर घेरा जा रहा है तब भी घेर रहे हैं। लेकिन जो विधायक हैं बृजभूषण राजपूत, वो जब ये कहते हैं कि कोई भी होगा, कोई भी मंत्री होगा, हम उसको घेरेंगे, मोदी जी की योजना को हम लागू सही तरीके से करवाएंगे, तो क्या ये इशारा मिलता है कि आने वाले वक्त में अभी और भी तल्खी बाकी है, और विधायक भी आ सकते हैं क्या साथ में? और क्या इसी तरीके के नेता और भी घेरे जाने बाकी हैं क्या रोड पर अब? क्योंकि बिहार के इलेक्शन में हमने देखा, वहां पर मंत्रियों को, जो विधायक थे सत्ताधारी पार्टी के, उनको किस तरह से घेरा गया, लोगों ने दौड़ाया भी। क्या अब उत्तर प्रदेश में भी वही हालात होने वाले हैं क्या, दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई के बीच में? देखिए हिमांशु, बिल्कुल होंगे ये, आपको और ऐसे विधायक भी मिलेंगे और ऐसे मंत्री भी मिलेंगे। यही विधायक जिस दिन पावर मिनिस्टर को घेरेंगे, हम जान लेंगे कि विधायक वास्तव में धरातल की लड़ाई लड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि ये विधायक पावर मिनिस्टर को भी घेरेंगे? जब लोग शिकायत करने जाते हैं कि साहब बिजली नहीं आ रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है, तो कहते हैं, बोला बिजली नहीं आ रही है साहब, 3 घंटे आती, बड़ी दिक्कत हो रही, बोला जय श्री राम, निकल लेते हैं बोल के। तो क्या ये उन मंत्री जी को भी घेरेंगे? तब हम कह देंगे कि वास्तव में जो है विधायक ईमानदारी से जनता के हितों की काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा कि 2 खेमे बन चुके हैं। इनको भी मालूम है विधायक को कि जो पावर मिनिस्टर है वो तो दिल्ली के खेमे के हैं, तो उनको क्यों घेरना, वो तो हमारे पक्ष के हैं। तो 2 पक्ष बन चुके हैं। अब वो मंत्री घिरेंगे जो योगी के पक्ष के होंगे। अब जो योगी के पक्ष के विधायक होंगे वो पावर मिनिस्टर को घेरेंगे, क्योंकि खेमे 2 बन गए हैं। पावर मिनिस्टर, बिल्कुल, ये आपको अभी लड़ाइयां दिखाई देंगी। मैंने आपको इसीलिए कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ऐसे ऐसे ये तल्खी और ये इस तरह की नूरा कुश्ती आपको बढ़ती दिखाई देगी। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एजेंडा ये है कि योगी जी की छवि को धूमिल किया जाए, योगी जी के सारे काले कारनामों को बाहर लाया जाए, उनके ऊपर तरह तरह के आक्षेप लगाए जाएं, उनको जनता की नजरों में उनको एक विलन के रूप में लेके आया जाए। इस तरह की योजना है। अब योगी जी के ऊपर किस तरह के ठप्पे लगेंगे, कितने चस्पा हो पाएंगे, कितने नहीं हो पाएंगे, ये भी समय बताएगा। क्योंकि देखिए, आज उनकी जो कट्टर धार्मिक छवि बन गई थी, और ये हो गया था कि वो संत समाज से आते हैं और संत समाज उनसे बहुत खुश है, और कई लोग कहते भी थे, तो आप माने चाहे ना माने, शंकराचार्य के माध्यम से ये चीज तो हो गई है कि सवालों के घेरे में योगी जी आ गए। और क्या धार्मिक जो उनके ऊपर ठप्पे लगे हुए थे, उससे कहीं ना कहीं उनकी छवि को नुकसान तो पहुंचा है। अब वो कितना पहुंचा है, कितना वो चुनाव में नुकसान करेगा, इसका तो गुना भाग और विश्लेषण चुनाव में ही होगा। लेकिन ये बात तो, ये जो कुछ गोदी मीडिया वाले पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, काफी सीनियर पत्रकार हैं, वो तो कह रहे हैं कि शंकराचार्य ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली योगी जी से ये प्रमाण मांगकर कि वो हिंदू हैं कि नहीं, वो सनातन के प्रति इतने ईमानदार हैं या नहीं। तो एक तरफ तो ये एजेंडा भी चल रहा है। नहीं, देखिए हिमांशु जी, ये चीजें तो मैंने आपको कहा कि पत्रकार भी 2 खेमों में बटे हुए हैं। जिनको आप वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, वो सब तथाकथित पत्रकार हैं। कुछ सत्ता की जो है मलाई चाटना, अदालतें लगाते हैं, मैं डायरेक्ट नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप भी समझते हैं। जी। देखिए, दूसरी बात मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जो पत्रकार सत्ता की मलाई खा रहे हैं, सत्ता की राग दरबारी कह रहे हैं, वो अगर कुछ भी कहते हैं तो उनके कुछ मायने होते हैं कहने के, वो कुछ संदेश दे रहे होते हैं, वो सरकार की तरफ से एक संदेश आपको दे रहे होते हैं। मेरा कहना ये है कि इस चीज का गुनाभाग कैसे होगा कि 2 पक्ष बन गए, भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी लड़ाई चल रही है, उस अंदरूनी लड़ाई से
इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत मजबूत स्थिति में योगी उत्तर प्रदेश में हैं। उस मजबूती की जड़ को उखाड़ने के लिए अंदर के ही लोग लग गए हैं। अब वो कितना उखाड़ पाते हैं, नहीं उखाड़ पाते हैं, इसका तो विश्लेषण बाद में होगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एक मजबूत छवि उन्होंने हिंदू धार्मिक की बनाई थी, अपनी कट्टर हिंदूवादी की एक छवि बनाई थी, उसमें डेंट लगाने का काम शंकराचार्य ने कर दिया है। और वो कितना बड़ा डेंट लगा है, उसका कितना बड़ा नुकसान होता है, इसका आकलन करना अभी बाकी है। और अभी ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। आपको फंसा के रख दिया है कि जो बीफ एक्सपोर्ट होता है उत्तर प्रदेश से, जो कत्ल खाने चल रहे हैं, क्या आप उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाएंगे? तो अगर आप पूर्णतः प्रतिबंध लगाएंगे तो आपका जो आर्थिक मामला है उत्तर प्रदेश में वो बंद हो जाएगा। वो अगर बंद हो जाएगा तो आर्थिक आधार पर उत्तर प्रदेश अगर कमजोर होगा तो उसका फायदा किसको होगा, उसका नफा नुकसान किसको होगा? फिर आपके आर्थिक हालात जब सरकार के खराब हो जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आपको हर लिहाज से कमजोर करने की रणनीति चल रही है। आज आपको ऐसे चक्रव्यूह में लाके खड़ा कर दिया है शंकराचार्य जी ने कि या तो आप अपनी धार्मिक जो छवि बना रखी है उसको साबित करिए या आप कत्ल खाने बंद करिए। आप दोनों में से जो भी चीज करेंगे वो आपके लिए नुकसानदायक होगी। एक सामने से होगी, एक पर्दे के पीछे से होगी। तो ये छद्म युद्ध चल रहा है और छद्म युद्ध में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, ये तो बाद की बात है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी जी आज चक्रव्यूह में फंसे हुए नजर आते हैं। अब वो इसमें से कैसे बाहर, मैंने आपको ये भी कह रहा हूं कि अगर वो चक्रव्यूह में से बाहर निकल गए तो वो नायक बन के निकलेंगे और यह चक्रव्यूह में उनकी जो है राजनीतिक हत्या हो जाएगी। तो ये चीजें देखने की हैं। अभी तो ये लड़ाई शुरू हुई है, अभी तो ये पहला ही चरण है लड़ाई का। इस लड़ाई के तो कई चरण होने बाकी है। तो अभी तो आपको पूरा जो है 2026 से सारी चीजें देखनी होंगी और परिणाम तो 2027 में आना ही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी अपना समय देने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े वो किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे विषय को, क्या योगी आदित्यनाथ चौतरफा गिर चुके हैं, और जिस तरह से ये विधायक कांड हुआ है योगी जी के खास मंत्री जी जो कि उनकी परछाई कहे जाते हैं उनके साथ में, क्या दिल्ली का कोई संकेत है सीधे योगी आदित्यनाथ के लिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।